हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 4 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट रिसेंटली इन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। आपको बताना है जॉर्डन वैन फॉरेस्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जॉर्डन वैन फॉरेस्ट बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। कहाँ से? नीदरलैंड से। ये देख लीजिए, ये हैं जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की 36 ईयर की हिस्ट्री में पहले डच प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ये फर्स्ट डच प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है। फाइनल में इन्होंने इंडिया के ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी को हरा दिया है। तो आप देखिएगा, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट फर्स्ट डच प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। कभी चेस टूर्नामेंट के लिए मैग्नस कार्लसन ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस समय वो हार गए थे। अब डच यानी नीदरलैंड के पहले प्लेयर बन गए हैं जॉर्डन वैन फॉरेस्ट जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। कुछ समय पहले एक इंडिया की न्यूज थी कि गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोनका इंडिया के 67th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो लियोन मेंडोनका का नाम याद रखिएगा, गोवा से बिलोंग करते हैं, इंडिया के 67th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट होता है ये नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसने जीता इस बार? फर्स्ट डच प्लेयर बने हैं जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार एक यूएनडब्ल्यूटीओ है जो हमारा, उसने वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिलीज किया है। इसके तहत 2020 में जो इंटरनेशनल अराइवल है वो कितने % से ड्रॉप हो गया है। यानी जो लोग टूरिज्म के लिए ऑल ओवर ग्लोब यानी वर्ल्ड में घूमते हैं, कितने % से ड्रॉप हो गया है? 74%। तो इस बार 74% कम गए हैं पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए। ये देख लीजिए, यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा रिसेंटली 2020 के लिए वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट रिलीज की गई है और ये 2020 जो है इसको वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बताया गया है, क्योंकि टूरिज्म तो कुछ हुआ ही नहीं, कोविड कैसे चल रहा था, तो टूरिस्ट गए ही नहीं। ये जो वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इंटरनेशनल अराइवल है वो इस वर्ष यानी 2020 में 74% ड्रॉप कर गया। तो आप देखिएगा, ये लगभग 1 बिलियन से भी कम लोग जो है इस बार ट्रेवल किए इस कंट्री से लेकर उस कंट्री तक। तो 74%, ये डाटा याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं 2009 में जो ये आपके क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, उनसे भी 11 गुना था ये डाटा। पहली बार इतना ड्रॉप हुआ है इंटरनेशनल टूरिज्म में। तो 74% इंटरनेशनल टूरिज्म में कमी आई है, आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली। बात करें यूएनडब्ल्यूटीओ की तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 159 मेंबर हैं और जुराब पोलोली कशवेली ये हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस बैंक के स्पेशल ऑडिट के लिए एक एक्सटर्नल आईटी फर्म जो है अपॉइंट की गई है। तो रिसेंटली आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के स्पेशल ऑडिट के लिए एक एक्सटर्नल यानी बाहरी आईटी फर्म अपॉइंट की है। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्पेशल ऑडिट करने के लिए एक्सटर्नल आईटी फर्म अपॉइंट की गई है। किस अधिकार से आरबीआई ने डिसीजन लिया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में पास हुआ था उसके तहत ये अधिकार है आरबीआई को कि वो बैंकों का रेगुलेशन कर सकती है। इसको देखते हुए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक एक्सटर्नल आईटी फर्म अपॉइंट की है। मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले ही आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर रोक लगा दी थी कि वो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकता है। एचडीएफसी बैंक की एक न्यूज और चर्चा में थी। एचडीएफसी ने रिसेंटली ईएमआई कलेक्शन सर्विस लॉन्च की थी, किसके साथ मिलकर? सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप रिवाइज कर सकते हैं। एचडीएफसी की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कुछ समय पहले ही इसके चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? सन्मय चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज इसके नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरपर्सन बने हैं अनीश शाह। कौन बने हैं? अनीश शाह। ये देख लीजिए, ये हैं अनीश शाह, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। आप देखिएगा 2 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी तक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बैंक के। अब अनीश शाह चेयरपर्सन हो गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के।
अच्छा, अनिश शाह ने किसको रिप्लेस किया है? तो धनंजय मुंगले को रिप्लेस कर दिया है। आप देखिएगा, धनंजय मुंगले को रिप्लेस करके अनिश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस के नए चेयरपर्सन हो गए। आप यहाँ देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 1991 में जब आपका एलपीजी रिफॉर्म हुआ था तभी इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन है? रमेश जी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, एनपी ट्रोंग। मैं एनपी ट्रोंग बोल रहा हूं, आप नाम पढ़ लीजिएगा। एनपी ट्रोंग रिसेंटली किस कंट्री के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली एनपी ट्रोंग वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ये देख लीजिए, ये है एनपी ट्रोंग। एनपी ट्रोंग लगातार तीसरी बार 5 वर्षों की टर्म के लिए वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। तीसरी बार अपॉइंट हुए, यहाँ पर देखिएगा। तो ये वियतनाम के प्रेसिडेंट भी थे और वापस जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, तो इसका मतलब शायद प्रेसिडेंट भी यही बने। तो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनने का चांस है। एनपी ट्रोंग कहाँ से बिलोंग करते हैं? वियतनाम। तो आप देखिएगा, वियतनाम में 4 ही मेन लीडर्स होते हैं। एक तो जनरल सेक्रेटरी जो ये बने हैं एनपी ट्रोंग, प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्रेसिडेंट जो एनपी ट्रोंग ही हैं, और नेशनल असेंबली के चेयर जो एनपी ट्रोंग है 2018 से वियतनाम के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पे देखिएगा, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, जहां पे वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल जो है ओपन हुआ है। करेंसी क्या है वियतनाम की? वियतनामीज डॉग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के? तो NX, ये जो फ्यूस है वो आप पढ़ लीजिएगा, ये आप वियतनाम मैप में देख सकते हैं। एनपी ट्रोंग इसके तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंट बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड। आपको पता है यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, इसमें कितने एक्ट्स को जो है सब्ज्यूम किया गया है? तो यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड ये 4 एक्ट से मिलकर बनेगा। 4 जो बिल हैं या एक्ट हैं, कानून है, उनसे मिलकर बनेगा आपका यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड। आप यहां देख लीजिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 21-22 के बजट में इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? जो सेबी एक्ट 1992 है, फिर डिपॉजिटर्स एक्ट 1996 है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 है। इन सभी को मर्ज करके एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बोला है यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड। तो 4 एक्ट का जो है मर्जर किया जाएगा। ये चारों एक्ट आपको याद होना चाहिए और किस वर्ष पास हुए थे ये भी याद होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इस समय फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हब को सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पे स्थित है ये? गिफ्ट सिटी गुजरात में, आपको पता ही है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाना है, जिसमें वो 4 एक्ट्स को मर्ज कर देगा। सेबी की बात कर लेते हैं, तो उस समय पहले ही BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ने मिलकर एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आप देखिएगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन सेबी एक्ट कब पास हुआ था? 1992 को। इतना अंतर याद रखिएगा। मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के किस शहर में? तो इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया। कहां पे? चेन्नई में। ये देख लीजिए, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में सेटअप किया गया है। और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ये जो सेटअप किया गया है सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर है। आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, बाबुल सुप्रियो, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। जो ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स सेंटर, ये लोगों में जो रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स की नॉलेज नहीं है, उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया गया है। कब? 2 फरवरी को मनाया गया है। इस बार थीम क्या था इसका? वेटलैंड्स एंड वाटर। इंडिया में इस समय 42 रामसर साइट हैं और लास्ट कौन सी बनी थी? लद्दाख की शो लेक करके था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक बुक है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसको लिखा किसने है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक को लिखा गया है दलाई लामा द्वारा। किसके द्वारा? दलाई लामा द्वारा। ये देख लीजिए, ये है दलाई लामा और ये बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, नाम है देखिएगा। इसमें ह्यूमन हैप्पीनेस और वर्ड ऑफ विजडम, इसके विषय में कई सारे कोट्स हैं। इस बुक को वापस एडिट किया गया है रेणुका सिंह और इसको पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट
लिखी गई है दलाई लामा, याद रखिएगा आप। मैं आपको बता दूं, दलाई लामा इस समय 14th दलाई लामा है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और इंडिया कब आए थे दलाई लामा? 1959 में इंडिया आए थे दलाई लामा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस मोटर कंपनी ने गूगल के साथ हाल मिलाया है? किस लिए? सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में कोऑपरेशन के लिए। तो रिसेंटली फोर्ड मोटर्स और गूगल ने हाथ मिलाया है, साथ मिलकर काम करेंगे एआई टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की फील्ड में। तो ये देख लीजिए, रिसेंटली फोर्ड मोटर कंपनी ने अल्फाबेट की जो कंपनी है गूगल, इसके साथ हाथ मिला लिया है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में और क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में साथ मिलने के लिए, यानी साथ मिलकर काम करने के लिए। तो फोर्ड और गूगल साथ में मिलकर काम करेंगे। टोटल 6 ईयर की ये पार्टनरशिप हुई है, आप देखिएगा। गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है फोर्ड की गाड़ियों में काफी समय से यूज ही हो रहा है, आपको याद है, और अब 2023 तक यूज किया जाएगा। तो फोर्ड की गाड़ियों में कई बार एप्पल तो चलता था, लेकिन गूगल का एंड्रॉयड नहीं चलता था, अब वो चलेगा। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि टोयोटा ने 2020 में सबसे ज्यादा कार सेल की है और वर्ल्ड की नंबर 1 कार सेलर बन गई है, वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ के। यहाँ पे टोयोटा जापान की कंपनी है और वॉक्सवैगन कहाँ की है? जर्मनी की है। फोर्ड की वापस बात करते हैं, 1903 में स्थापना हुई थी। मिशिगन यानी यूएसए की कंपनी है फोर्ड और जिम फार्ले इसके प्रेसिडेंट हैं। तो फोर्ड और गूगल हाथ मिला लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IHF वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप इसका 27th एडिशन रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो IHF वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप इसको होस्ट किया है इजिप्ट यानी मिस्र ने। ये देख लीजिए, 2021 में जो IHF वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का 27th एडिशन था, इसको इजिप्ट यानी मिस्र द्वारा होस्ट किया गया है। खास बात क्या है, इसको हर साल इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें फाइनल किसने जीता है? डेनमार्क ने स्वीडन को हरा दिया है फाइनल में। तो लगातार दूसरी बार मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल जो टूर्नामेंट था उसको डेनमार्क ने जीत लिया है, लास्ट में किसको हराकर? स्वीडन को हराकर। तो ये जरूर याद रखिएगा। डेनमार्क ओलंपिक चैंपियन भी है हैंडबॉल में, और अब इसने डेनमार्क ने वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप भी जीत ली है। 27th एडिशन कहाँ पे हुआ है? मिस्र में, आपको याद रखना है। वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप इसको इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा 1938 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे बार फ्रांस ने जीता है, सबसे ज्यादा बार फ्रांस ने जीता है 6 बार, और डेनमार्क ने कितनी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की बात करें तो 1946 में स्थापना हुई थी। बासेल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर हसन मोस्तफा इसके प्रेसिडेंट हैं। बात करें इजिप्ट की, क्योंकि इजिप्ट में ही आपका ये इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट या चैंपियनशिप खेली गई है मेंस की। तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। ये इजिप्ट देख लीजिए मैप में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्व हक्स को रिसेंटली किस कंट्री द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो मर्व हक्स को रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये देख लीजिए, मर्व ह्यूज कह दीजिए आप या फिर हक्स कह दीजिए, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ हो सकता है वो गलत हो। मर्व ह्यूज ही होगा मेरे ख्याल से। ये मर्व ह्यूज को रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा। करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये देख सकते हैं आप मैप में ऑस्ट्रेलिया। कुछ समय पहले ही इंडिया के क्रिकेटर हैं अशोक डिंडा। ये देखिए अशोक डिंडा जी, इन्होंने क्रिकेट से रिजाइन कर दिया है। तो अशोक डिंडा का नाम है, देखिएगा क्रिकेट से रिलेटेड है, रिजाइन कर दिया है। उसके अलावा मर्व ह्यूज ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 जो है ऑर्गेनाइज की गई है। इसकी इनॉग्रल सेरेमनी को किसने एड्रेस किया है? तो आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 समिट को एड्रेस किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये देखिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को जो है एड्रेस किया गया है। ये पीएम मोदी का इनिशिएटिव है आसियान इंडिया हैकाथॉन, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए रमेश पोखरियाल जी ने इसको एड्रेस किया है। इसके जैसे ही स्टार्टिंग हुई है उसको एड्रेस कर दिया है रमेश पोखरियाल जी ने। ये आसियान इंडिया हैकाथॉन है क्या?
देखिए इंडिया के लिए और जो 10 आसियान कंट्रीज हैं उनके लिए ये एक अवसर यानी मौका प्रेजेंट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज जो इंडिया के और आसियान कंट्रीज के बीच में है उनमें कोऑपरेशन के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में ही कोऑपरेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होती है और कुछ बेहतर आउटपुट होता है। आपको याद रखना है आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एड्रेस किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात करें अगर रिसेंट न्यूज की तो म्यांमार जो है आसियान की एक कंट्री है और वहां पर 1 वर्ष की इमरजेंसी लग गई है, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। आसियान देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है इस समय लिम जॉक होई, जो कि ब्रुनेई से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले आसियान की चेयरमैनशिप किसके पास है, तो ब्रुनेई के पास है। ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में HAL के तेजस प्रोडक्शन लाइन का इनोवेशन किया गया है? तो राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली बेंगलुरु में HAL के तेजस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन का इनोग्रेशन किया है। ये लिख लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो HAL की सेकंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसका जो है बेंगलुरु में इनोवेशन कर दिया है। तो सेकंड LAC तेजस प्रोडक्शन लाइन का इनोवेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आपको पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस का मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 83 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं उनके प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स को अप्रूवल दिया था। कितने करोड़ का? 48,000 करोड़ का। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, 48,000 करोड़ के 83 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे और PM मोदी ने इसका अप्रूवल दे दिया था। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो रिसेंटली बेंगलुरु में HAL द्वारा सेकंड प्रोडक्शन लाइन जो है स्टार्ट की गई है और इनॉग्रेशन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। कुछ समय पहले जो हमारा HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चर्चा में क्यों था? क्योंकि बेंगलुरु में जो येलाहंका एयरपोर्ट पे एयरबेस पे वो हो रहा है ना अपना एयर शो, उसमें आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट इवेंट, इसको कौन होस्ट कर रहा है? HAL। आप इन्हें देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1940 में इसको स्थापना की गई थी इसकी, किसके द्वारा? वॉलचंद हीरानंद द्वारा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और R माधवन इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये है फेमस पर्सनालिटीज अरविंद जोशी और सोमदास चथन्नूर, इनका निधन हो गया है। दोनों को देख लीजिए आप। ये हैं अरविंद जोशी जी, मुंबई में इनका निधन हो गया है। हालांकि गुजराती एक्टर थे, तो गुजराती मूवीज में काम किया है अरविंद जोशी जी ने। गुजरात से ही बिलोंग करते थे अरविंद जोशी जी, लेकिन मुंबई में इनका निधन हो गया। इतना अंतर याद रखिएगा, गुजरात से बिलोंग करते थे। जाने माने गायक जो कि केरल से बिलोंग करते थे, क्या नाम था उनका? चथन्नूर। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, सोमदास चथन्नूर। यहाँ पे थोड़ा ही नाम लिखा है, यहाँ पे सोमदास जी। ये है सोमदास जी, केरल के जाने वाले सिंगर थे, इनका भी निधन हो गया। तो अरविंद जोशी और सोमदास जी दोनों का प्रोफेशन याद रखिएगा। वो एक्टर थे और ये कहाँ से? सॉरी, ये थे सिंगर। वो थे आप गुजरात से और ये थे केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंडिया का फर्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसको कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? तो अंडमान निकोबार इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट बन गया है, क्योंकि यूटी है ये, तो यूटी ही बन गया है, जिसको कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट 4 केसेस थे जिनको सक्सेसफुली क्योर कर लिया गया है। अब अंडमान एंड निकोबार इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट है जिसको कोविड फ्री घोषित कर दिया गया है। इस समय इंडिया में लगभग 8,500 केसेस आ रहे हैं डेली, उसमें 50% सिर्फ केरला से आ रहे हैं। अब केरला से इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि केरला के जो मैक्सिमम लोग हैं वो बाहर ही जॉब करते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। केरल में बहुत सारे केसेस आए हैं कोविड के और अभी भी केरल जो है प्रभावित है। मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार को अब कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और ऐसा अचीवमेंट प्राप्त करने वाला इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एमफेक्स 21 ये इंडिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एम्फीबियन एक्सरसाइज, इसीलिए एमफेक्स इसका नाम रखा गया है। ये अंडमान सी में रिसेंटली कंडक्ट की गई थी। अंडमान सी की कैपिटल आपको पता ही है, जो अंडमान है निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2021-22 जो रिसेंटली पार्लियामेंट में रखा गया है आर्टिकल 112 के तहत, इसमें कितने नए सैनिक स्कूल जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यूनियन बजट 2021-22 के तहत इंडिया में 100 यानी 100 और सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये देख लीजिए, बजट की आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया है कि इंडिया में 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे।
इसमें जो है एनजीओ की, प्राइवेट स्कूल की और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ली जाएगी। सीबीएसई प्लस एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी इन सैनिक स्कूल्स में। सैनिक स्कूल में मोस्टली सैनिक से जो रिलेटेड बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल का टेस्ट भी होता है, उसमें नॉर्मल जो हम जैसे लोग होते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वही क्लास 6 से यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखिएगा गर्ल्स कैंडिडेट को भी अब सैनिक स्कूल में एजुकेशन दिया जाएगा। जो 100 स्कूल स्थापित होंगे, अभी जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया रहा है और 6 क्लास से गर्ल्स भी एजुकेशन ले सकती हैं। तो 100 न्यू सैनिक स्कूल इंडिया में ओपन करने की बात की गई है नए बजट में। यहाँ पे देखिएगा 1961 में ये सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इसको रन किया जाता है या मैनेज किया जाता है। आप इतना देखिएगा। यह क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो चौरा चौरी इवेंट था, चौरा चौरी घटना थी, उसका सेंटिनरी सेलिब्रेशन सेरेमनी इसको इनॉग्रेट किया गया है। आपको पता ना ये चौरा चौरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, 1922 में। आपको याद होगा चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। इससे भगत सिंह बहुत नाराज हो गए थे। ये देख लीजिए, पीएम मोदी द्वारा जो चौरा चौरी सेंटिनरी सेलिब्रेशन गोरखपुर के चौरा चौरी में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है 4 फरवरी 2021 को, 100 साल पूरे हो रहे हैं चौरा चौरी कांड को। तो उसके उपलक्ष्य में सेंटिनरी सेलिब्रेशन गोरखपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी इसको एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ चौरा चौरी इंसिडेंट्स पर पीएम मोदी द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प भी रिलीज किया जाएगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया था गोरखपुर में, जहां पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और कुछ सैनिक मर गए थे ब्रिटिशर्स के। तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको हाल्ट कर दिया था, रोक दिया था। तो इस पर महात्मा गांधी जी की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए। घटित कब हुआ थे? 1922 में। आप इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी पड़ता है, तो यूपी की बात कर लेते हैं। रिसेंटली 24th हुनर हाट यूपी के लखनऊ में जो है इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? आपको बताया ही था मैंने, योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया था। यूपी की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आप देखिएगा ये दुधवा नेशनल पार्क और कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों यूपी में ही। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि इन दोनों का जवाब आप दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय।